नमस्कार। कलम अहमदाबाद के आज के इस सत्र में मैं मल्लिका मुखर्जी, बहुभाषी लेखक, प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत तथा दुनिया भर के 35 से भी अधिक शहरों में संचालित होते हैं। हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात विशेष, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे कार्यक्रम भी करते हैं। जहाँ तक कलम की बात है, अपनी भाषा, अपने लोक के विचार को बढ़ावा देने वाला यह कार्यक्रम अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इस मंच पर हमें बड़े, नामचीन और कई बार नए लेखकों और कलाकारों को भी प्रशंसकों और पाठकों से हम सीधे जोड़ते हैं। हमें खुशी है कि आज कलम के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं जाने माने लेखक, विद्वान, प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। स्वागत कीजिए। डॉक्टर जोशी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कला, साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता, शिक्षा, समाज और अध्ययन विशेषज्ञ के रूप में आपने एक खास पहचान बनाई है। आप रंगमंच और टेलीविज़न के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। संप्रेषण कौशल, व्यक्तित्व विकास, लैंगिक समानता, सामाजिक सरोकार, समरसता, सांस्कृतिक धरोहर चिंतन, व्याख्यान और लेखन आपके प्रिय क्षेत्र हैं। कथा, कविता, नाटक, ललित लेख, व्यंग से भी आपको महारत हासिल है। आपकी 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित और चर्चित हैं। आपने 5 नाटकों का लेखन किया तो 25 से भी अधिक नाटकों का निर्देशन भी किया है। मराठी और अंग्रेजी के महत्वपूर्ण कृतियों के अनुवाद करने के साथ ही आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का प्रकाशन विभाग के लिए संपादन भी किया है। आपने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कार्य किया और खुद के अभ्यास से चित्रांकन सीखा और कई प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने के साथ ही किताबों के लिए भी चित्र बनाए हैं। आप कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुल सचिव भी रहे हैं। आपने खूब कविताएं भी लिखी और आपका कविता संग्रह मध्यांतर काफ़ी चर्चा में रहा है। पत्रकारिता पर लिखी पुस्तकों के अलावा सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानी तथा कुछ अल्पविराम जैसी कृतियां भी खूब लोकप्रिय हुई। जाहिर है आपके काम का क्षेत्र इतना बड़ा है कि पूरा सत्र इसे बताने में ही निकल जाएगा। इसलिए अब मैं और अधिक समय न लेते हुए नई दिल्ली स्थित विख्यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर जोशी जी से आगे की बातचीत के लिए एहसास वुमेन अहमदाबाद की शनील पारेख को आमंत्रित करती हूँ। तो अब आप लोग आराम से बैठकर इस चर्चा को सुनिए, उसका आनंद लीजिए। और अब मैं मंच शनील पारेख जी के हवाले करती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया मल्लिका जी। जोशी जी, अभी आपका और परिचय तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आपका अगर इजाज़त हो तो हम शुरू करें हमारा सेशन।
बस परिचय में एक संशोधन कर देता हूँ, वो पता नहीं चित्रांकन कहाँ से आ गया, मेरे से अमीबा भी ठीक से नहीं बनता तो हाँ हाँ, मैं बता सकता हूँ कि कैसा चित्र बनाना है, पर पता नहीं कहीं से आ गया है, कोई बात नहीं। थैंक यू। तो जोशी जी, आपकी यात्रा काफ़ी लंबी है। आप एक एकेडमिशियन रहे हैं, पत्रकार है, आप रंगमंच, टीवी, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र से करीबी से जुड़े हैं। तो आप ये मल्टीपल रोल्स इतनी आसानी से और इतने अव्वल दर्जे से वो भी कैसे निभाते हैं? और ये पूरी आपकी यात्रा में क्या कठिनाई आई आपके जर्नी में? ये सवाल कई बार, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्ते कह रहा हूँ, आप सबको प्रणाम, आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, आज ईद मिलादुन्नबी का दिन है, बहुत से लोगों की छुट्टियाँ भी होंगी, उसके बावजूद आप लोग आए, इसलिए आपकी साहित्यिक अभिरुचि को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारी सहयोगी प्रियांशी पटेल जो यहाँ रहना थी, जो बीमार हुई, मैं उनकी स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूँ। सबसे पहले जो सवाल आपने पूछा वो बड़ा रोचक सवाल है, और कई बार लोग इस बारे में मुझसे पूछते हैं। वो इसलिए भी पूछते हैं शायद कि उनको लगता है कि ये बहुत सारे रोल करता है तो कोई भी रोल ढंग से नहीं करता होगा। क्योंकि हुआ ये कि जब मैं नाटक करता था और नाटक निर्देशित करता था, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार भी था। तो एक महिला आई जो कि मेरे नाटक के कारण से मेरे घर आई। तो मेरी माँ ने उनसे कहा कि आप सुबह 10:30 बजे आई हैं, थोड़ा गलत समय है, इसे अभी ऑफिस जाना है। तो बोले इनकी नाटक कंपनी का ऑफिस भी है क्या? तो माँ ने कहा नहीं, नाटक कंपनी का नहीं है, ये रजिस्ट्रार भी है। अच्छा, ये रजिस्ट्रार भी हैं? तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनको लगता था ये फुल टाइम नाटक ही करता है। देखिए, ये बहुत सारे रोल करने के लिए कोई बहुत अलग से कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें अनायास आपके माध्यम से होती चली जाती हैं। सिर्फ अपने आप को आप प्रोग्रामिंग ठीक से कर लीजिए। आपका ये मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन में भी तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। मोबाइल भी है, मैसेजिंग भी है, कॉल रिसीव करना भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, मेल भी करते हैं, सभी करते हैं आप लोग, और सब चीज़ें हो जाती हैं अगर आपका मोबाइल सही हो तो। मतलब सही समय पे आप इसकी सर्विसिंग कराते रहें, सही समय पे इसका डाटा ठीक से डिलीट करते रहें, ट्रैश निकालते रहें, गंदगी छांटते रहें, तो जो चीज़ें आपके दिमाग में ठीक से बैठनी हैं वो बैठती हैं और आप ठीक ढंग से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो बस मैंने यही कोशिश की कि अपनी प्रोग्रामिंग सही हो, बहुत सारी फालतू की चीज़ें अपने दिमाग से निकलती चली जाएं, जो आपके काम की चीज़ें वही रहें और आप अपनी दिशा में काम करें। तो मुझे लगता है सब चीज़ें सहज ढंग से हो सकती हैं, बहुत आसानी से हो सकती हैं। पर होता क्या है कि जब हम ये करते, जैसे ना हमारे यहाँ घर में जब बड़ी बुजुर्ग पूजा करते रहते हैं तो अपन कहते हैं ना, दादी कहती हैं अरे भगवान का नाम ले रहे हैं, अरे ज़रा देखना गैस पे क्या रखा है, वो सब्जी जल रही है। तो अपन कहते नहीं अरे दादी पूजा में ध्यान दो, सब्जी में क्यों ध्यान दे रही हो। तो बस यही करना है कि जिस समय आप जो कर रहे हैं उस समय आप मनोयोग से करिए। मेरे एक दोस्त हैं, वो बैंक में मैनेजर है और उनकी बात मैं अक्सर ये बताता हूँ, और बहुत अच्छे आला दर्जे के अभिनेता, बहुत अच्छे अभिनेता। तो एक समय था जब भोपाल में उनके अभिनय की तूती बोलती थी, और चूंकि बैंक में ये है कि अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आपको रूरल पोस्टिंग भी करनी है, तो वो उनको रूरल पोस्टिंग हो गई। तो रूरल पोस्टिंग हो गई मतलब उनका नाटक वाटक 3 साल के लिए बंद हो गया। तो हमने एकदम कहा, मैंने कहा दादा आपकी इस वक्त एज एन एक्टर आपकी इतनी तूती बोल रही है, अभी आप 3 साल गांव में चले जाएंगे तो क्या होगा। तो बोले एक ही बात मैंने ज़िंदगी में सीखी है कि नौकरी का नाटक नहीं करना और नाटक की नौकरी नहीं करना। तो उनकी वो बात मैंने गांठ बांध ली है। इसलिए जब मैं नौकरी करता हूँ तो पूरे मनोयोग से नौकरी करता हूँ, जब मैं नाटक करता हूँ तो मनोयोग से नाटक करता हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो मनोयोग से लिखता हूँ। इसलिए बहुत लिखना ज़रूरी नहीं है, पर हाँ नौकरी के बगैर मेरी दाल रोटी नहीं चल सकती, इसलिए नौकरी करना ज़रूरी है। और लिखने के बगैर या नाटक करने के बगैर मैं जी नहीं सकता, इसलिए वो करना ज़रूरी है। सब चीज़ें साथ हो जाती हैं।
तो आपकी ये पुस्तक ज़िंदगी का बोनस, ये श्रृंखला में तीसरी पुस्तक है। इसके पहले आपने कुछ अल्प विराम और पल भर की पहचान लिखी है। तो ये पुस्तकें जैसे एक मानवीय संबंधों का दास्तान है, और फिर वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख या ईसाई, हम सब एक दूसरे से कितनी आत्मीयता से जुड़े हैं, ये बुक से निकल आता है। तो ये पुस्तक लिखने का आपने कैसे सोचा और क्या प्रेरणा मिली आपको? ये किताबें मैंने कोशिश करके बिल्कुल नहीं लिखी। दरअसल जब से मैं यहाँ संस्कृति मंत्रालय की ये नौकरी कर रहा था तो उसमें मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह। कभी हफ्ते में 2-3 दिन आप सफ़र करते हो। अब जब आप सफ़र करते हो हवाई जहाज़ से तो वो 2-3 घंटे आपका मोबाइल बंद रहता है। तो उस वक्त क्या करें, एक ये चीज़ दिमाग में थी। दूसरा ये था कि जब आप सफ़र करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे हम सब लोग जो हैं वो ज़िंदगी में किसी बहुत बड़ी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, बहुत बड़ा उद्देश्य। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को बड़ी डील चाहिए, किसी को बिजनेस में बड़ा मुनाफा चाहिए, किसी को कुछ नहीं तो संबंध ही, लड़के लड़की का संबंध ही करने, मतलब वी आर ऑल लुकिंग फॉर अ वेरी बिग थिंग्स। तो ये जब हम बहुत बड़ी चीज़ देख रहे होते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ें हमारी नज़र से मिस हो जाती हैं। यानी जो ड्राइवर जो आपको एयरपोर्ट तक या स्टेशन तक छोड़ने आया उसका कोई व्यवहार होगा, स्टेशन पर किसी कुली ने या आपके सहयात्री ने आपसे कोई भलमनसाहत की होगी, तो वो सब बातें हम भूल जाते हैं। या नहीं भी भूलते तो क्या होता है, क्षणिक आपको याद रहती हैं और उसके बाद हम उस अच्छी चीज़ को भूल जाते हैं और उस बड़ी उद्देश्य की ओर हमारा ध्यान रहता है। तो हम किसी बड़ी खुशी को पाने के लिए ज़िंदगी की ये छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सिर्फ इन पलों को चुनना शुरू कर दिया। एक टैक्सी ड्राइवर है जो आपको लेके जा रहा है, पर उसकी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है जो आपको कहीं प्रभावित करता है। या आपका सहयात्री है जिसने कुछ एक बहुत ऐसी बात बता दी जो आपको छू जाती है, हालांकि वो एक घंटे का ही सफ़र है। आज आप बोलेंगे तो शायद मुझे उसकी सूरत भी याद नहीं होगी, लेकिन उसने कोई बात बताई है जो अंदर तक चली गई। तो मैंने उन पलों को लिखना शुरू करा और फिर फेसबुक पर डालना शुरू कर दिया। जब फेसबुक पर लिखना शुरू किया तो लोगों को बहुत पसंद आई और बहुत अच्छा प्रतिसाद उसका मिला। तो फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि फेसबुक की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, अगला पोस्ट आता है तो ये पोस्ट पीछे चला जाता है, तो इसमें से जो कुछ अच्छी रचनाएं हैं इसको क्यों ना तुम संग्रहित कर लो। तो फिर मैंने ये पहली किताब लिखी जिसका नाम रखा कुछ अल्प विराम। ये है, और कुछ अल्प विराम इसका नाम कैसे आया ये भी मैं आपको बताऊं तो मज़ा आएगा। देखिए हम सब लोग इस पे आजकल मोबाइल पर ही हमारी पूरी ज़िंदगी है, टाइप करना, ट्वीप करना। अच्छा, जैसे हिंदी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं हिंदी टाइप करने में मुश्किल होती है, तो हम सब जब ये मोबाइल पे और कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो हम भाषा की जो खूबसूरती है उसको छोड़ते चले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं कि मैं जा रहा हूँ ये बोलते हैं तो जब मैं के ऊपर 2 मात्राएं और एक बिंदी लगाते हैं तो मैं होता है, लेकिन अब एक हमारा बेटा टाइप करेगा तो वो मैं जा रहा हूँ कर देगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम मैं जा रहा हूँ क्यों करते हो, ये मैं जा रहा हूँ करो। तो उसने कहा आपको समझ में आ रहा है नहीं, मैं ही जा रहा हूँ। 2 मात्रा और बिंदी लगाकर तो कोई और जाएगा क्या, मैं ही जाऊँगा। तो इतना क्यों आप। तो ये समझ में आया कि हम धीरे धीरे अपनी भाषा के जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं ये भूलते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये जो जिंदगी के भी अल्प विराम हैं, ये छोटी छोटी घटनाएं भी तो हमारी जिंदगी के अल्प विराम है। कॉमा, बिंदियाँ, चंद्र बिंदु, ये सब गायब हो रहे हैं हमारी जिंदगी से। हम सब फ्लैट लाइन में बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े कर्व्स की ओर भाग रहे हैं। कॉमा, फुल स्टॉप हमारी ज़िंदगी से गायब हो गया है, बिंदियाँ गायब हो गई हमारी ज़िंदगी से। तो इसलिए इस किताब का नाम हमने कुछ अल्प विराम रखा। फिर 24 कहानियाँ हैं इसमें। फिर कुछ दिनों बाद फिर 24 आ गई, तो फिर 24 दूसरा संकलन। तो पल भर की पहचान लिखा। पल भर की पहचान को 2-3 पुरस्कार मिल गए, 1-1, 2-2 लाख रुपए के। तो मुझे लगा फ्री फोकट में लिखा है पर इतने पुरस्कार मिल गए, अच्छा ही। फिर तीसरी किताब लिखी जिंदगी का बोनस, तो ये आपके सामने आ गई। 2 किताबें और तैयार हो गई, तो शायद इस साल के आखिर तक 2 किताबें और आ जाएंगी। ऐसी कहानी। तो ये बुक का टाइटल है जो जिंदगी का बोनस, ये क्यों, ये आपने कैसे नाम लिखा जिंदगी का बोनस?
इसके पहले वाली किताब में एक कहानी है जिसका नाम है बोनस की ज़िंदगी। और बोनस की ज़िंदगी इसलिए थी कि मुझे एक जगह वारंगल में एक साहब मिले जो रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी लाइफ में एक ऐसा नया काम करने के लिए उतरे जो काम उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था, और वो और उनकी पत्नी उसमें इतने ज़्यादा डूब गए कि आज वो उस काम के लिए इंटरनेशनल अथॉरिटी बन गए। तो हम जब उनसे मिले तो हमने कहा ये तो आप इतनी बड़ी अथॉरिटी बन गए, ये हो गया, तो हाउ डिड यू स्टार्ट? तो उन्होंने ये वाक्य दिया था, साहब दिस इज़ माई बोनस ऑफ लाइफ, आई एम लिविंग इन द बोनस पीरियड, आई हैव रिटायर्ड, आई एम 75, नाउ आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क, तो दिस इज़ ऑल बोनस, सो आई एम पेइंग बैक टू द सोसाइटी बाय दिस बोनस। तो ये शब्द मुझे बोनस बहुत अच्छा लग गया, इसलिए मैंने कहा कि जो आपको ज़िंदगी में जो कुछ मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, जो कुछ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ये भी थोड़ा सा बोनस मान लीजिए, इसलिए इसका नाम ज़िंदगी का बोनस रखा। तो आजकल हास्य रस जो है ज़िंदगी से गायब होने जा रहा है, और आपकी कहानियाँ में काफ़ी सारी कहानी में हास्य रस के द्वारा आप कई डीप मीनिंग कह जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ह्यूमर कम हो रहा है आजकल ज़िंदगी में? देखिए क्या है ना, हम सब लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव करने की फिराक में हैं, कोई किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आपसे क्या प्रतिस्पर्धा है? आपका अपना क्षेत्र है, मेरा अपना क्षेत्र है, 1 घंटे भर के लिए हम आपके साथ मिले हैं, तो क्यों हम अकड़ के रहें कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, आप कोई, भाई हम सामान्य हो सकते हैं ना, बात कर सकते हैं ना। हर बार अपने आप को प्रूव करना, हर बार अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करना, दूसरे से बेहतर बताना, और उस तनाव में अपनी ज़िंदगी का ये मौजूदा पल गंवा देना, ये कहाँ तक अच्छी बात है? कहाँ थोड़ा सा ह्यूमर मिलता है तो हंस लेना चाहिए। ज़िंदगी में हर एक चीज़ को देखने के 2 तरीके हैं, आप हंस के भी गुजार सकते हैं। हालांकि मैं इस बारे में अपनी पत्नी से बहुत डांट खाता हूँ, बता दे रहा हूँ, फिर भी मैं सुधरा नहीं। 35 साल शादी को हो गए, वो कहती तुम हर बात को मजाक में उड़ा देते। मैंने कहा मजाक नहीं है, पर हंस लो ना यार, थोड़ा सा मुस्कुरा लो। तो अगर आप इजाज़त दे तो एक बहुत मज़ेदार सी छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जो ह्यूमर है ये कहाँ से आता है और कैसे आता है। इस कहानी का शीर्षक है बंटी और बबलू। जी हाँ, मुझे मालूम है कि फिल्म का सही नाम बंटी और बबली है, लेकिन ये तो फिल्म की कहानी नहीं है, न इसमें अभिषेक बच्चन है न रानी मुखर्जी। ये तो उस सफ़र की कहानी है जो अभी हाल ही में हमने किया। किस्सा कुछ यूँ है कि अभी कुछ दिन पहले हम अजमेर से शताब्दी एक्सप्रेस से आ रहे थे। हम दोनों ही थे। यदि आपने हाल ही में शताब्दी एक्सप्रेस की यात्रा की हो तो आपको याद होगा कि इसमें सीटें दोनों तरफ मुंह किए हुए होती हैं और बीच की सीटें आमने सामने मुंह किए हुए होती हैं। उसके बीच में एक टेबल होता है। जानकारी के लिए बता दूं कि उन सीटों का नंबर 35 से 44 होता है। यदि आप उन सीटों पर बैठे तो आपको मुख्य अतिथि का सा एहसास होता है। सब लोग आपके आगे पीछे और अपन बीच में हॉट सीट पर। बहुत दिनों से हसरत थी कि एक बार उन सीटों पर बैठकर सफ़र का आनंद लिया जाए। इस बार हमारी किस्मत खुल गई और हमें वो सीट मिल गई। हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हम सामान रखकर स्थिर हुए ही थे कि किसी बुजुर्ग महिला की भारी आवाज ने चौंकाया, बबलू, ए बबलू, इधर आ। हमने देखा तो हमारी दूसरी तरफ हमारे जैसी सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला आवाज दे रही थी। उम्र का अंदाज़ा लगाने में मुझसे हमेशा गफलत होती है। मालविका ने अंदाज़ लगाया 70-75 के बीच की होंगी। शायद अपने साथ लाए लड़के या नाती पोते को आवाज़ लगा रही होंगी, हमने अंदाज़ लगाया। इतने में उन्होंने दोबारा आवाज़ लगाई, ए बबलू, दिखाई नहीं दे रहा तुझे, मैं यहाँ हूँ। फिर अपने आप से ही लेकिन ज़रा जोर से बोली, बावला है, वहीं देख रहा है आसपास, ये नहीं कि ज़रा इधर भी देख ले। हम उनकी इस अदा पर कुछ प्रतिक्रिया करते इसके पहले से पीछे से आवाज़ आई, आ रहा हूँ दीदी, जरा ये बीच का सामान निकल जाए। आवाज़ सुनकर हम आश्चर्य में पड़ गए। आवाज़ तो किसी बुजुर्ग की थी, बबलू के नाम को तो सूट करने वाली नहीं थी। हमने पीछे मुड़कर देखा, लगभग उन महिला की ही उम्र के एक बुजुर्ग लोगों के बीच से और सामान के ऊपर से रास्ता बनाते हुए हमारी सीट की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। अरे निकलने दो यार, हमें वहाँ जाना है। और अंततः थोड़ी मशक्कत के बाद वो हमारी सीट के पास पहुँचे। आते ही प्यार भरे गुस्से में बोले, लो दीदी, तुम यहाँ बैठी हो
और हम तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हैं 62 नंबर पे। तुम्हारा नंबर तो वही था ना? हाँ हाँ वही है, लेकिन वो सीट अच्छी नहीं लगी, ये बीच वाली अच्छी है, हम वहीं बैठेंगे अपन दोनों, तू भी यहीं बैठ जा सामने वाली सीट पर, फिर हम दोनों भाई बहन आपस में बात करते चलेंगे। महिला ने अपनी बात बता दी। लेकिन दीदी मेरा नंबर तो 21 है, बबलू बोले। अरे तो क्या हुआ, जो इधर आएगा उसे वहाँ भेज देंगे। दीदी ये डिब्बा नंबर क्या है? फिर दोनों भाई बहन डिब्बा नंबर खोजने में लग गए। हमने उनकी मदद की और बताया कि ये C8 है। जानकारी मिलने पर बबलू बोले, लेकिन दीदी मेरा तो C2 है। ऐसा कैसे हुआ? अरे हमने तो साथ में टिकट करवाया था ना, फिर साथ जाने का क्या फ़ायदा? हमने तो साथ में इसलिए टिकट कराया था कि हम दोनों बात करते चलेंगे। कितने सालों बाद तो ये मौका मिलता है। सालों बाद कहाँ दीदी, गोकुल की शादी में ही तो मिले थे। हाँ हाँ, तो गोकुल की शादी को भी तो 2 साल हो गए। फिर दोनों इस बात पर थोड़ी देर बहस करते रहे कि गोकुल की शादी को 2 साल हुए हैं या 3 साल हुए हैं। हमें लगा कि गोकुल को ही आकर यह झगड़ा निपटाना पड़ेगा। अंततः 2.5 साल पे बात पक्की हो गई। लेकिन दीदी वो भी कोई मिलना हुआ, न रुकने का सही इंतजाम, न खाने पीने का। लेकिन दीदी इस सीट वाले आएंगे तो उठना पड़ेगा ना। अरे तू बैठ जा यहाँ पे, जो आएगा उसे हम उस सीट पे भेज देंगे। दीदी का कॉन्फिडेंस गजब का था। वे उन्हें और उनके भाई को ऐसी अलग अलग सीट दिए जाने के लिए रेलवे को कोसे जा रही थी। हम लोग अपना काम धाम छोड़कर दीदी को देखने में लगे थे। तभी बबलू ने फ़ोन लगाया, शायद अपने बेटे को। हाँ राजू, हम बैठ गए। हाँ बंटी दीदी यहीं हैं, उन्हीं के पास बैठे हैं, चिंता मत करो। और गुड्डू से कहना 9:30 बजे आ जाएगा गुड़गांव स्टेशन पर। हम आश्चर्य में थे, तो ये बंटी और बबलू की जोड़ी थी। वाह! तभी उन सीटों के हकदार आ गए। कॉलेज जाने वाले 2 लड़के थे। बंटी दीदी का रौब देखकर ऐसे सकोचा रहे थे मानो उन्होंने वो सीट लेकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। बंटी दीदी उन्हें समझा रही थीं, देखो अब हम दोनों भाई बहन यहीं बैठकर बातें करते चलेंगे अलवर तक, इसलिए तो हमने ये टिकट करवाया है। तुम तो जवान हो, बैठ जाओ कहीं भी। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सीट की तलाश में निकल गए। बंटी दीदी ने उनकी परवाह किए बगैर अपनी थैली में से अंगूर और नमकीन निकाला और खाना शुरू किया। बबलू को भी आग्रह किया, ये ले तेरी पसंद का नमकीन लाई हूँ, जैन नमकीन भंडार से, बहुत पसंद है ना तुझे? पसंद तो था अभी भी दीदी, लेकिन अब चबाते नहीं बनता। तो क्या तेरी पूरी दाढ़ें निकल गईं? नहीं दीदी, 2 बची हैं, लेकिन अब उसमें दम नहीं बचा। फिर बबलू ने अपना स्वास्थ्य बुलेटिन शुरू कर दिया। कब्जियत भी रहती है, कब बहुत जमा हो जाता है दीदी, और अब तो नींद की भी परेशानी होने लगी है। बुलेटिन शायद और चलता, तभी टीसी महाशय आ गए। हमें भी उत्सुकता थी कि टीसी महाशय दीदी से कैसे निपटेंगे, लेकिन उन्होंने टीसी पर ऐसे हल्ला बोला मानो दोनों को अलग अलग सीट देने में उसकी भी गलती हो। अब बताओ हम कैसे जाएंगे बात करते? कभी कभी तो मौका मिलता है। भैया तुम ऐसा करो, ये हमारे भाई की सीट यहीं कर दो, बस हम तो अब सीधे अलवर में ही उठेंगे, उसके बाद दे देना ये सीट तुम जैसे ही चाहो। टीसी बेचारा परेशानी में पड़ गया। वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि C2 कोच का टीसी दूसरा है और अलवर के बाद तो कोई बैठता ही नहीं इस डिब्बे में। अब भैया वो सब तुम जानो, हमने बता दिया बस, बंटी दी ने कहा और प्यार से बबलू को अंगूर खिलाने में लग गई। हमें टीसी पर दया आ गई। दया उन दोनों पर भी आई जो लड़के बेचारे अपनी सीट छोड़कर इधर उधर बैठने की जुगाड़ कर रहे थे। इन दोनों की सीटों को हथियाने के कारण पूरे कोच में काफ़ी अफरा तफरी मची थी और बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था, लेकिन इन दोनों भाई बहनों को उसकी कोई खबर नहीं थी। बंटी दीदी फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी, शायद अपने बेटे से। उनका उसे हिदायत देना भी जारी था, अज्जू बेटा अकेले ही आना स्टेशन और सबको साथ मत लाना, बहू से कहना खाना ज़्यादा ना बनाए, रात को हमसे खाया नहीं जाएगा। ट्रेन अपनी गति पकड़ चुकी थी। हम लोग भी अपने काम में व्यस्त थे। बीच में निगाह जाती तो देखते कि वे भाई बहन अपनी बातों में मशगूल थे। बहन बीच बीच में भाई को हिदायत देती स्वास्थ्य के बारे में, बहुओं से कैसे पेश आना चाहिए था इस बारे में। भाई फिर अपनी परेशानी बताता, लेकिन दीदी अब खाने के बीच में डकार आ जाए तो मैं क्या करूं? हैं, मैं कोई जानबूझकर थोड़ी करता हूं। इतने पे हमारी बहू रानी को गुस्सा आ जाता है। अरे नहीं चलता आजकल लड़कियों को, हमें संभल कर रहना चाहिए, उनके हिसाब से ही चलना चाहिए। अब कितना चलो दीदी उनके हिसाब से, 2 रोटी भी चैन से खाने नहीं देते। देख बबलू, मैंने तो बहू को समझा दिया है और अपने तौर तरीके भी बता दिए हैं। बहू बहुत लाड़ करती है, एकदम बिछी जाती है। हाँ, इस संवाद के बीच में वो फ़ोन भी लगा लेती थी, कभी किसी को कभी किसी को। हाँ, सबको बताना जरूरी था कि बबलू भी साथ में है। घर में सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब पहुंचूं, बार बार फ़ोन करे जा रहे हैं।
वैसे किसी और का वार्तालाप सुनना शिष्टाचार की सीमा में नहीं आता, परिधि में नहीं आता, लेकिन उनका संभाषण इतने तीव्र स्वर में था कि ना भी सुनना चाहो तो पूरा सुनाई दे रहा था। नींद आना संभव था नहीं। इस बीच ट्रेन में नाश्ता भी आया और भोजन भी। हम बंटी और बबलू की बातचीत सुनते सुनते अलवर कब पहुंच गए पता नहीं चला। बंटी दी ने फिर फोन लगाया बेटे को, तुम आराम से आना, बबलू वहाँ हमें उतार देगा, और है ना, तुम सब मत आना, गुड्डी को मत लाना। क्या तुम लोग मेरा जुलूस निकलवाओगे? अरे कहाँ ना, मैं आ जाऊंगी। अलवर स्टेशन आया और बंटी दीदी उतरी। अपना सामान तो ले गई, साथ में अपनी और अपने सहयात्रियों की सील्ड पानी की बोतलें भी ले गई। सहयात्री उनके दबदबे से इतने आतंकित थे कि ये तक नहीं कह पाए कि दीदी वो बोतलें हमारी हैं। बबलू भैया ने उन्हें हिफाजत से प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। ट्रेन चल पड़ी। अब बबलू भैया अकेले थे, लेकिन फिर भी अपनी मूल सीट पर जाने को तैयार न थे। वो दीदी द्वारा उनके लिए प्रेम से लाए गए अंगूरों को खत्म करने में व्यस्त हो गए। जिनकी वो सीट थी वे बेचारे एक बार आए इस आस में कि शायद अब उन्हें अपनी सीट पर बैठने को मिल जाए, लेकिन बबलू जी ने उन्हें ऐसे देखा मानो जिंदगी में पहली बार देख रहे हों। बेचारा अपना सा मुंह लिए वापस चले गए। तभी बबलू जी को दीदी की याद आई और उन्होंने फ़ोन मिलाया। अरे अज्जू बेटा, तुम स्टेशन पर पहुंचे कि नहीं? अरे ट्रेन तो कब की पहुंच चुकी है। क्या? अरे मैं तो उन्हें वहीं बैठा आया था बेंच पर चाय वाले के पास। हाँ, आधा घंटा हो गया। तुम पहुंचे नहीं थे तो क्या करता मैं? क्या अभी बाजार में हो? हाँ चले जाना बेटा, नहीं तो बेचारी परेशान हो जाएंगी। बबलू जी ने फ़ोन बंद किया और फिर अपने आप से ही बोले, सब जगह एक सही है। हम भी आश्चर्य में थे कि इतनी ठसक दिखाने वाली दीदी को लेने उनका बेटा अभी तक स्टेशन नहीं पहुंच पाया था। ट्रेन अब गुड़गांव पहुंचने वाली थी और बबलू जी अपने साथ वाली सीट पर बैठे सज्जन से पूछ रहे थे, भैया गुड़गांव स्टेशन से डीएलएफ का ऑटो कितना लेगा, इसका अंदाज़ा है आपको? उन्हें भी मालूम था शायद कि जैसा स्वागत उनकी दीदी का हुआ है वैसा ही स्वागत उनका भी होने वाला है अपने बेटे के यहाँ पर। क्या बात है। तो जोशी जी, आप वाइस चांसलर रह चुके हैं, विश्वविद्यालय की स्थापना से भी जुड़े हैं, भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आज की जो एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी सवाल उठते हैं, तो आपके मुताबिक क्या बदलाव लाना ज़रूरी है? सबसे बड़ी पाठशाला या सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या है? घर है। हम घर सुधार लेंगे तो सब सुधर जाएगा। दिक्कत ये कि घर नहीं सुधरता। देखिए, हमने हमारे टीचर्स की इज्जत करना बंद कर दिया। हमको लगता है सब चीज़ें पैसे देने से सहज हो जाती हैं। अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे घर में जो टीचर बच्चों को पढ़ाने आते हैं, ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, माँ बाप के अंदर ये फीलिंग है हम पैसे देते हैं इसलिए वो पढ़ाने आते हैं, इसलिए आपके घर में उनकी वो इज्जत नहीं होती जो होनी चाहिए। इसलिए बच्चों के मन में भी फीलिंग आती है कि हाँ तो टीचर आया है, पढ़ा रहा है, सर आया है, मास्टर आया है, इस तरह की बातें बच्चे भी बोलते हैं। स्कूल में आप जाते हैं तो देखते हैं पेरेंट्स टीचर्स मीट में पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से किस तरह से बात करते हैं। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं जाता था और 60 मिल गए तो 60 मिल गए, 65 मिल गए तो 65 मिल गए, 70 मिल गए तो और अच्छा। अपने तो इतने भी नहीं आए थे तो अपने लिए बहुत खुशी की बात है। एक एक नंबर के लिए झगड़ते नहीं थे। तो एक 92 आए थे सज्जन, वो झगड़ रहे थे कि उनके बेटे को 100 मिलने थे तो 92 आए। तो वो टीचर को कह रहे थे कि यू कांट टीच हिम फिजिक्स, आई नो व्हाट इज फिजिक्स, आई हैड गोल्ड मेडल इन फिजिक्स, यू नो आई कैन टीच हिम फिजिक्स। तो वो बच्चे के सामने अपने टीचर को स्कोल्ड कर रहे थे। तो मुझे नहीं रहा गया, मैंने कहा अगर आप पढ़ा सकते तो आप पढ़ाते। आई हैव गॉट अ बेटर जॉब। भाई आप किसी कंपनी में बड़े मैनेजर बन गए तो इसमें बच्चे की भी गलती नहीं है और उसके टीचर की भी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप उसके सामने, बच्चे के सामने ये बताना चाहते हैं कि टीचर क्वालिफाइड नहीं है या जो काम वो कर रहे हैं वो उतना डिग्निफाइड नहीं है, तो कैसे आपकी शिक्षा पद्धति सुधरेगी? तो समाज में हमने संस्कारों की जगह छोड़ दी। ये बहुत एकेडमिक बहस हो जाएगी, लेकिन छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम सब जानते हैं और बड़े खुश होते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में कल्चर को शामिल किया गया है।
इसका बड़ा ढोल पीटा जा रहा है, लोग बहुत खुश हैं। मैं भी कल्चर में हूँ, एजुकेशन में हूँ, तो मुझे भी लोग कहते हैं कि देखिए कितनी खुशी की बात है कि एजुकेशन में कल्चर जुड़ गया। मैंने कहा ये कितने हम दुर्दैवी हैं, कल्चर तो बड़ी यूनिट थी, एजुकेशन वॉज पार्ट ऑफ कल्चर। एक समय था कि संस्कृति का हिस्सा शिक्षा थी, आज हम इतनी सी बात पे खुश हो रहे हैं कि शिक्षा में संस्कृति एक हिस्सेदार बन गई। तो आप कितने बड़े उल्टे सफर में चले गए। जिस दिन ये समझ में आएगा कि शिक्षित होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है संस्कारित होना, उस दिन सारी शिक्षा सुधर जाएगी। और ये छोटा छोटा संस्कार है जो घर से देना है। इसके लिए कोई शिक्षा व्यवस्था, कोई एजुकेशन पॉलिसी, कोई मंत्रालय, कोई मिनिस्ट्री, कोई सरकार की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को सही तालीम देना, उसको सही संस्कार देना, श्रम की महत्ता है तो श्रम की महत्ता बताना, काम की महत्ता है तो काम की महत्ता बताना, ये बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं। अगर इतना भी हमने कर लिया तो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बात नहीं। अच्छा, आपने अभी हाल में बनी नई संसद के डिज़ाइन और निरीक्षण में आपका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, तो आप हमारे श्रोतागण को बताइए कि इसमें हमने कल्चर और ट्रेडिशन की कौन सी चीज़ पे भार दिया है। ये एक बहुत लंबा सवाल है, लेकिन बहुत छोटे से मैं बताता हूँ कि जो हमारी जो संसद बनी नई, तो उसके बाद उसमें आर्ट वर्क क्या हो इसके बारे में बात हुई। तो ये सोचा गया कि इसका आर्ट वर्क ऐसा हो जिसमें भारतीयता के दर्शन हो, लेकिन ये बहुत एकेडमिक न होते हुए भी लोगों को ये सब बता सके कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार कितने पुराने हैं और कैसे ये सारी चीज़ें अपने रंग रूप में आई हैं। तो इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें सोची कि ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम संसद में दिखा सकते हैं। जैसे हमारी परंपरा में है कि द्वारपाल होते हैं, तो द्वारपाल अगर किसी व्यक्ति को बताएंगे तो हमारे यहाँ होता है ना कि साहब गुजरात का है तो बंगाल का क्यों नहीं है, बंगाल का है तो केरल का क्यों नहीं है, केरल का है तो कश्मीर का क्यों नहीं। इसलिए फिर हमने ऐसे एनिमल्स लिए जो कंपोजिट एनिमल्स हैं। तो हमारे यहाँ जो शाश्वत है, जैसे एक द्वार है जिसका नाम है गज द्वार, वहाँ पे हमने गज रखा है। तो गज के हमारे शास्त्र में है ना ऐश्वर्य, वैभव, पावर, अथॉरिटी, तो वो गज द्वार है। या इसी तरह एक अश्व द्वार है जो एनर्जी का प्रतीक, रिगर, जिंदगी के साथ जीने की जो जोश है, उत्साह है। या गरुड़ है जो हमारे अंदर विजेता का भाव लाता है, और ऊपर जाना है और बड़े बनना है। इस तरह से हमने ये 6 द्वारों की कल्पना की। फिर उसके बाद हमने 3 मंडप हैं, 3 सेरेमोनियल फॉयर्स हैं। तो उन 3 मंडपों के नाम हमने दिए कि भारत किस किस परंपरा से जाना जाता है। तो हमने एक मंडप का नाम रखा ज्ञान मंडप, क्योंकि भारत ज्ञान की परंपरा है। बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं, इसलिए आपको बताता हूँ। तो ज्ञान के लिए हमने क्या प्रतीक लिया? ज्ञान के लिए हमने वो प्रतीक लिया कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, जो आज से 5000-7000 साल पहले हुआ, तो हमने गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद 18 फीट बाई 18 फीट के बड़े ब्रास म्यूरल पर दिखाया। हम में से बहुत लोगों को मालूम भी नहीं कि गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद क्या है, पर इतने हजार साल पहले भारत की नारी इतनी सशक्त थी और इतनी विश्वसनीय, इतनी कॉन्फिडेंट थी, आत्मविश्वास से भरी थी कि वो याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को चैलेंज कर सकती थी। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने अहंकार से कहा कि इस पूरे विश्व में अब मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है कोई जो मुझे चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है। और गार्गी खड़ी हुई और उन्होंने चुनौती दी। न सिर्फ चुनौती दी, उन्हें प्राय हरा दिया। और फिर जब वो बिल्कुल सबके बीच में ऐसा लगा कि इतने बड़े ऋषि का अपमान होगा, तो फिर गार्गी ने खुद ही विड्रॉ करा। वो है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, और वो है भारत की परंपरा। मतलब हम सोचिए कि हम कहाँ थे, वो ज्ञान परंपरा है। और दूसरी तरफ हमने नालंदा दिखाया वहाँ कि नालंदा विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय एक समय था। फिर एक संकल्प मंडप है, तो जिसमें भारत संकल्प से जाना जाता है। तो संकल्प की हमने 2 प्रतिमाएं ली। एक संकल्प है चाणक्य का संकल्प, जो एक देखिए एक तपस्वी है, एक साधक है, एक इंटेलेक्चुअल है। तो समाज में, भारतीय समाज में कोई पावर, कोई शक्ति काम नहीं करती, इंटेलेक्चुअल पावर, बुद्धि की पावर। उस व्यक्ति का संकल्प था तो उसने पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था खड़ी कर दी। और चाणक्य का एक वाक्य बड़ा सुंदर है। चाणक्य कहते हैं कि मेरी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति नष्ट हो जाए, मेरे सब हाथ पैर काम करना बंद कर दें, मुझे कोई सहायता ना करे, सिर्फ अगर मेरी बुद्धि, मेरा विवेक मुझे साथ देगी तो ये सारी चीज़ें मैं फिर से खड़ी कर सकता हूँ। ये संकल्प है। और उसके सामने हमने
महात्मा गांधी दांडी मार्च में नमक उठा रहे हैं, वो चित्र लिया कि उससे बड़ा संकल्प क्या था, कि लगा तो कि एक व्यक्ति सिर्फ नमक उठा रहा है, तो वो नमक नहीं उठा रहा था। गांधी जी के उस संकल्प से भारत के पूरे स्वतंत्रता का आंदोलन खड़ा हुआ, पूरा भारत खड़ा हुआ। तो ऐसा प्रतीक हमने लिया। तीसरा मंडप कर्तव्य मंडप है। तो कर्तव्य यानी हम हमेशा अपना काम करते रहें, और जब आप काम करते हैं तो उसका आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए हमने कोणार्क का व्हील लिया, कोणार्क का चक्र लिया, और उसके सामने हमने सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर, ये हमारे कर्तव्य के दो बहुत प्रमुख स्तंभ हैं। एक व्यक्ति ने भारत का एकीकरण किया, सरदार पटेल अगर नहीं होते तो भारत का एकीकरण नहीं होता, और बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो शायद हमारा संविधान नहीं होता। तो ये दो कर्तव्य के प्रतीक। अगर आपको G20 के कुछ चित्र याद हों तो एक जगह पे कोणार्क का व्हील दिखाया गया है और एक जगह पे नालंदा का व्हील दिखाया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इनिशियली कहाँ से चीज़ें आई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कभी एक आध बार आप अलग से बुलाएंगे तो मैं पूरे पार्लियामेंट आर्ट पे 3-4 घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि हमको जो टास्क दिया गया था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन गया था, बिल्डिंग का डिज़ाइन पूरा बन गया था, और फिर हमको कहा गया कि ये आपको करना है। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के सब लोगों ने मिलकर एक जैसे होता है ना, एक मिशन मोड में काम करके इस पूरे काम को साल भर के अंदर, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू एग्जीक्यूशन एंड इंस्टॉलेशन, रिकॉर्ड टाइम में पूरा करके बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट हमने खड़ा किया। दैट इज़ अवर अचीवमेंट। इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। एक और छोटी सी अचीवमेंट है, वो बता देता हूँ। अचीवमेंट बड़ी है पर छोटे से मैं बता देता हूँ कि ये जो सेंगोल की पूरी रिसर्च थी, राइट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन टू रिसर्च, दैट वाज आल्सो डन बाय द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। आई थिंक हमारा अभी ऑडियंस से क्वेश्चन करने का समय आ गया है। तो डज एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन जोशी जी के लिए? हेलो, आप कह रही थी ना कि व्यंग जीवन से गायब होता जा रहा है साहित्य से, जी। लेकिन मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य में व्यंग बहुत स्थापित होता जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? प्रेम जन्मे जी की वजह से एक पूरी की पूरी पीढ़ी महिलाओं की, क्योंकि मैंने 20-25 साल पहले व्यंग लिखे थे, वो छोड़ देना पड़ा, कहीं फोरम नहीं था, बड़ी बड़ी मैगजीन थी, उसमें बड़े बड़े लोग हरिशंकर परसाई ये सब प्रकाशित होते थे। लेकिन एक प्रेम जन्मे जी ने मेरे ख्याल से एक पूरी पीढ़ी महिलाओं की कर दी है, पुरुष तो हैं इस क्षेत्र में। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जब हम छोटे थे तब हरिशंकर परसाई हुए, श्रीलाल शुक्ल हुए, रविंद्रनाथ त्यागी हुए, शरद जोशी मेरे बहुत प्रिय लेखक थे। मैं तो उनसे मतलब बहुत प्रेरित होता था। पर उस समय महिलाओं के व्यंग लेखन में कोई थे नहीं। अगर आपको याद हो तो सरोजिनी प्रीतम जी, सूर्यबाला जी लिखती थी। उसके बाद का महिलाओं के व्यंग की विधा में ज़्यादा वो नहीं था, बल्कि मुझे ज़्यादा आक्षेप ये होता था कि हास्य में महिलाओं को एक हास्य का पात्र बना के बहुत सारी बातें कही जाती थी पत्नी को लेकर, ये सब वो बड़ा एक अलग तरह का माहौल था। अभी प्रेम जन्मे जी ने जब से व्यंग यात्रा निकाली और व्यंग यात्रा के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म दिया, तो ये एक अभिव्यक्ति का एक नया दरवाज़ा खुला है। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि जो ह्यूमर सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया शायद ज़्यादा आसानी से लोगों तक पहुँच जाता है और सर्कुलेट जल्दी हो जाता है, उसमें मैंने ज़रूर देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं व्यंग विधा में आगे आई हैं। और हमने ये भी देखा है कि बहुत प्रमाण से अब जो महिलाओं को लेकर जो व्यंग होते थे या शारीरिक विकृतियों को लेकर जो व्यंग होते थे वो भी बहुत अधिक कम हुए हैं। एक अच्छा ये मुझे लगता है कि दृश्य है। लेकिन आप थोड़ा सा और दृश्य को आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे एक यंग बच्चे तो बैठे हैं कुछ, एक स्टैंड अप कॉमेडी नाम की जगह चीज़ और आ गई है जो शायद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी है। उसको स्टैंड अप कॉमेडियन, उसमें बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं, लेकिन उसमें वो जो कुछ कर रही हैं, जिस तरह से गाली देना या जिस तरह से ऑब्सिनिटी में बात करना, वो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि एग्जैगरेशन है। मतलब लड़कों को भी नहीं करना चाहिए, पर बहुत सारी चीज़ें जो लड़कियां भी कर रही हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। तो एक जो वर्जना है समाज के संस्कार की वर्जना है,
बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं कहता हूँ कि जिस व्यक्ति से जो चीज़ें, जब मैं वाइस चांसलर बना तो मैं 42 साल की उम्र में वाइस चांसलर बना, तो अपनी तो बहुत सारी हसरतें रहती है, आप तो युवा हैं, चल सकते। मैं हमारे स्टूडेंट से पूछता था कि अगर मैं आपको चौराहे पे पान खाता मिलूं तो आपको कैसा लगेगा, तो बच्चे मना करते थे, कहते थे कि हमें नहीं अच्छा लगेगा। मैंने कहा क्यों, मैं रात को 10 बजे अगर खाना खाने के बाद घूम रहा हूँ और पनवाड़ी की दुकान पे खड़ा होकर पान खा रहा हूँ तो तुम्हें क्या एतराज़ है? तो बोले सर हम कह नहीं सकते, पर हमें अच्छा नहीं लगेगा कि कल को कोई कहेगा तुम्हारे वीसी साहब वहाँ पान खाते हुए मिले थे, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि आपने एक उस व्यक्ति के साथ एक टैग किया है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैडम मैंने फिर 11 साल तक पान नहीं खाया, 11 साल तक मैंने हाथ नहीं लगाया पान को। तो फिर ये संकल्प है, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे एक काम दिया है और अगर उस काम के साथ मेरे बच्चे मुझे इसके साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं खाना चाहिए। जबकि मुझे पान बहुत पसंद है, आप मुझे 4 पान खिला देंगे तो मैं कहूँगा 5वां और खिला दो, इतना पसंद है मुझे, पर मैंने 11 साल फिर हाथ नहीं लगाया। ये संकल्प की बात। सर आप लिटरेचर को और कल्चर को दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस ज़माने में जहाँ वेस्टर्नाइजेशन कल्चर है उस तरह का होता जा रहा है, लैंग्वेज भी अधिकांश इंग्लिश पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये हमारी भाषा को प्रिजर्व करना, हमारे लिटरेचर को प्रिजर्व करने की जो बातें उठ रही हैं वो कहाँ तक ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत में तो माँ की ही गोद में नींद आती है ना। तो माँ की गोद है, आपकी मातृभाषा आपकी माँ की गोद है। मैं यहाँ से जब कहीं जा रहा था वियना, तो फ्रैंकफर्ट पे हमने एक चेंज करना था, फ़्लाइट चेंज ओवर करना था। तो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, तो फ्रैंकफर्ट, अब आप नया जा रहे हो, आप एक अनजान जगह पे हो, और एक जर्मन महिला अचानक बोली ज़ोर से चिल्लाकर, भारत से आने वाले इधर बाईं तरफ से जाएंगे, आपको सुविधा होगी। आपको सच बताएं, सुबह के 2:30 बजे उस महिला की आवाज़ सुन के ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने देश में पहुंच गया हूं, भारत में पहुंच गया हूं। ये जो बात है, तो ये मातृभाषा का महत्व है। आज नहीं समझेंगे, आज से 5 साल बाद समझेंगे, लौट के आपको आना ही है। ये जो किताबें मैंने लिखी हैं, इसके पीछे भी इसलिए इतनी सरल हिंदी में है, बहुत सरल हिंदी में, जो बोलचाल की भाषा है। हमारे सब दोस्त कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हम बात कर रहे हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बात कही है, घटना बता दी। तो है ही वो साहित्य को जानबूझ के, चूंकि साहित्य है इसलिए बहुत क्लिष्ट करना ताकि समीक्षक मुझे अच्छा कहे, मुझे मेरी वाहवाही हो, ऐसी कहीं नहीं। आप भाषा को जितना सहज सरल बना सकते हैं उतना बनाएंगे तो शायद ज़्यादा आसानी से लोगों तक पहुंचेगी। तो ये मूलतः लिखा मैंने युवाओं के लिए। आपको यकीन नहीं होगा, मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में जाके इन किताबों को लेकर जानबूझ के प्रोग्राम करता हूँ, जानबूझ के उनको सुनाता हूँ। इतना पसंद करते हैं बच्चे, और कहते हैं अगर ऐसा साहित्य कोई हमें दे तो हमें तो कोई परेशानी नहीं, हम रोज़ पढ़ें। तो हमें ये सोचना है कि हम क्या भाषा दे रहे हैं, और एक आध शब्द गलती से अंग्रेजी का आ गया तो कोई महापाप नहीं है। मतलब ये कि फिर मैं हिंदी बोलूं और फिर जानबूझ के कोई बहुत क्लिष्ट शब्द ढूंढूं और उसको लगाऊं ताकि लोगों को डिक्शनरी ढूंढनी पड़े। मैं जब नया वाइस चांसलर बना था, जैसे बताया ना, कम उम्र में बन गया था, तो आपको साबित करना होता है कि मैं बड़ा विद्वान हूँ। तो क्या करते हो आप? खूब तैयारी करते हो। तो मैं नाम नहीं लूँगा, सिर्फ बता रहा हूँ, मैं हरियाणा में एक विश्वविद्यालय में मुझे बताया कि आप फलानी कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पर एक मुख्यमंत्री जी रहेंगे हरियाणा के और एक केंद्रीय मंत्री हैं वो रहेंगी। तो साहब जब मैंने 30-35 मिनट भाषण दे दिया तो मुख्यमंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा कि जोशी जी, हिंदी तो हमने बहुत सुनी लेकिन इतनी गाढ़ी हिंदी कभी नहीं सुनी। फिर जो केंद्रीय मंत्री थे वो बोले कि जोशी जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, लेकिन हमको लग रहा था कि वो इसका हिंदी में भी अनुवाद कर देते तो बहुत अच्छा होता। तो तब से मैंने सोचा कि भैया विद्वत्ता मत दिखाओ ना, आप आसानी से जो बात कर सकते हो तो कर लो। एक सवाल और है, अगर मेरे को एक कहानी आपको सुनानी थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता। हाँ जी, अच्छा कविता, मतलब पता नहीं आपके कार्यक्रम का फॉर्मेट ऐसा है तो समय नहीं, तो मैं एक कहानी ज़रूर, मैं इफ्तार सुनाना चाहता था जो कई लोगों ने सुनी होगी तब भी, फिर भी इसलिए मैं सुनाना चाहता था। जी जी हाँ सर, आप बताएं। सर एक तो जो कहानी आपने सुनाई, जो पढ़ी,
वो कहानी सुनते हुए मैं खुद अपनी बात बताऊं, मुझे लग रहा था कि मैं बैठा हूँ ट्रेन जी, में जी। और ये वाक्य मेरे साथ अभी हो जी, रहा है। जी। दैट्स सो अमेजिंग। ये भाषा है जो अभी जी। जिसके बारे में आपने बात कही। मेरा प्रश्न ये है कि आपने 6 द्वार बताए पार्लियामेंट के, गज द्वार, एक अश्व द्वार, एक गरुड़ द्वार। गरुड़ तो द्वार। ये 6 द्वार थोड़ा बताएंगे संक्षिप्त में, और वो क्या सिंबलाइज करते हैं? एक्चुअली क्या है, नए संसद भवन को अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 जो हैं वो विशेष द्वार हैं, सेरिमोनियल एंट्रेंसेस हैं। तो सेरिमोनियल एंट्रेंसेस में जैसे गरुड़ द्वार है, वो ऐसा एंट्रेंस है जहाँ से सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सारे मंत्रीगण आएंगे। एक सेरिमोनियल एंट्रेंस है जो सिर्फ तभी खुलेगा जब राष्ट्रपति जी संसद को संबोधित करेंगे, और एक सेरिमोनियल एंट्रेंस है जहाँ से प्रधानमंत्री जी, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति जी या अलग अलग राष्ट्रों के कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो वो जाएंगे। तो ये 3 सेरिमोनियल एंट्रेंसेस हैं जहाँ पर हमने 3 सेरिमोनियल डेटीज़ बिठाई हैं, और उसके साथ 3 सेरिमोनियल फॉयर्स हैं। 3 पब्लिक एंट्रेंसेस हैं। एक पब्लिक एंट्रेंस है हंस द्वार। हम जानते हैं कि हंस काहे का प्रतीक है? हंस नीर क्षीर विवेक, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है ना, तो रूल ऑफ लॉ, तो इसलिए उस पर हमने हंस को रखा है। फिर एक द्वार है जो शार्दुल द्वार है। शार्दुल इज़ अ कंपोजिट एनिमल जो सिंह का है। अब यहाँ का हमारा गुजरात का जो सोलंकी आर्किटेक्चर है उसमें भी आप देखते हैं उसको शार्दुल है। तो शार्दुल काय का प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। और तीसरा हमने रखा है मकर द्वार। मकर भी कंपोजिट एनिमल है जो जल का प्राणी है ना। तो जल क्या करता है? जल सब चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है, समाहित करता है, वो क्षमता रहती है। और हर एक के बहुत इंटरेस्टिंग ये है, इन द्वारों के जो ये कंपोजिट एनिमल्स हैं, इनका सिर्फ हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ही नहीं, लेकिन बौद्ध बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, जो भारत में पैदा हुए धर्म हैं वहाँ सब में इनका अपना अपना महत्व है। इसलिए ये सारी डेटीज़, ये सारे कंपोजिट एनिमल्स वहाँ किसी न किसी रूप में हम लोग पूजते हैं। तो इसलिए एक तो ये कि सब विचार और सब भाव का भी एक तरह से समावेश हो, ये प्रतीक उसमें है। और हमारे यहाँ तो है ही द्वारपाल, इसलिए होते हैं कि वो द्वारपाल मंगल की कामना करते हैं, तो इसलिए ये सारे द्वारों पे हमने लगाए। ये ओरिजिनल बिल्डिंग का डिज़ाइन नहीं था, ये हमारे आर्ट वर्क का हिस्सा था। तो इसलिए ये बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि क्या होता है, आप पूरी बिल्डिंग देखेंगे बिना, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, G20 सबने देखा है, आपने G20 समिट देखा है, तो ये भी बताना जरूरी है ना, अपनी उपलब्धि भी बता देना चाहिए धीरे धीरे। अगर आप इसके पहले भारत मंडपम को देखते तो अलग था। जैसे उसमें नटराज की स्थापना हो गई, भारत मंडपम का पूरा कलेवर बदल गया। वो भारत मंडपम भारत का हो गया। वो नटराज हम लोगों ने लगाया है, IGNC ने पूरा एग्जीक्यूट किया है। वो विश्व का सबसे बड़ा नटराज है, 28 फीट का नटराज है और अष्टधातु का नटराज। और ये काम जो नॉर्मल कोर्स में स्वामी मलाई कावेरी की मिट्टी के वहाँ होता है, ये काम 2.5 से 3 साल में होता है। ये काम हमने 7 महीने के अंदर किया है और 7 महीने के अंदर इंस्टॉल करके लगाया। वो विश्व में अचंभा है। तो वो लगाने से लेकिन क्या हुआ कि उस पूरी बिल्डिंग की श्री वृद्धि हो गई। अब भारत मंडपम कोई भी जानता है, या अभी कल परसों ही कोई मैं कहीं न्यूज़ पॉपअप हो रही थी, तो बात तो G20 की कर रहे थे, लेकिन चित्र क्या दिखा रहे थे? नटराज का दिखा रहे। सो दैट बिकम्स मस्कट ऑफ द होल थिंग। तो ऐसे ही ये गार्जियन स्टेचूज का महत्व है, ये बताना था। सर बहुत ही एक स्मॉल क्वेश्चन है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो युवाओं में मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग सीरियस हो जाते हैं। ऐसे छोटी सी मतलब हंसी की बात भी हो ना तो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। तो यानी हास्य जो आप बोल रहे हैं वो खो सा गया है। सो क्या रीज़न हो सकता है, क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं? बहुत तनाव है यार, बच्चों के मन में बहुत तनाव। हम नहीं दिया, हम लोग गलती पे, आप लोग गलती पे नहीं हो, आप तो सही हो यार। आप में से कोई चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन मेरे को लगा चित्रकार बनने से ठीक नहीं है यार, तुमको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए। ज़बरदस्ती मैंने तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में डाल दिया, तो तुम कहाँ से हंसी लाओगे? तुम ये चित्र बनाते खुश रहते, अभी तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट में 12 जोड़ रहे हो, नहीं आ रहा है, हिसाब नहीं मिल रहा 25 रुपये का, तो सुबह से शाम तक परेशान हो रहे हो। तो अगर युवाओं को उनके मन पे छोड़ दिया जाए तो हंसी भी आएगी और खुशी भी आएगी। वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं है उसमें। तो हम लोग कर रहे हैं कोशिश अपने आप को सुधारने की, हो जाएंगे, सुधर जाएंगे।
नमस्कार जोशी जी। आपने आपके नाटकों के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे बहुत ही जिज्ञासा है उसको जानने की कि आप किस जॉनर के, किस प्रकार के नाटक, क्या था आपका टॉपिक, यानी योर वेरी स्पेशल टॉपिक, और यू एहसास वालों से कहूंगा कि एक बार मुझे और बुला लें। मैं सिर्फ नाटकों पे बात करूंगा। छोटे से मैं बता देता हूँ। मैं मूलतः और अंततः नाटक करने वाला आदमी हूँ। जैसे इतना सुंदर ये देखा तो मुझे पहला क्या लगा कि यार ये कहाँ कहानी वानी के चक्कर में फंसा दिया। एक बढ़िया नाटक करते मजा आता। तो हाँ, बेसिकली मैं चूंकि मराठी और हिंदी थिएटर दोनों करता हूँ, तो मैंने ट्रेडिशनल नाटक बहुत किए। जो ट्रेडिशनल मराठी प्ले था वो किया, लेकिन उसके साथ हिंदी प्ले में जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है उसके साथ मैंने बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट किए। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी, और इस तरह का भी कमाल किया कि उसी नाटक का आज मैंने मराठी में शो किया और अगले दिन उसी स्टार कास्ट के साथ, मतलब कास्ट के साथ अगले दिन हिंदी में शो किया। लेकिन वो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, एडॉप्टेशन है। मतलब पात्रों के नाम, इंटोनेशन, कॉस्ट्यूम सब बदल के हिंदी में किया। तो ये मेरे लिए भी कठिन था और पात्रों के लिए भी कठिन था, और ऐसे बहुत सारे मैंने काम किए। तो ये मेरा शौक इसलिए नाटक का था। पर बेसिकली मैंने हमेशा कोशिश की कि जो फैमिली ड्रामास होते हैं, जो सामाजिक विषय हैं, उसको लेके मैंने काम किया। इसलिए लिखे भी बहुत नाटक उसी तरह के, और किए भी, और डायरेक्ट किए बहुत कम एज। मैंने 21 साल की उम्र में शायद पहला नाटक डायरेक्ट कर दिया था। तो इसलिए बाल सफ़ेद हो गए। लोगों ने 30 साल की उम्र में कह दिया वरिष्ठ रंगकर्मी। तो मैंने कहा चलो वरिष्ठ तो तुम्हारा भला हो, मुझे क्या जाता है। हम चाहेंगे आप यहाँ पे एक नाटक अपना आपका देखें। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये आपके ऊपर जिम्मा है कि आप मुझे बुला लें। मैंने और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने मिलकर एक कविता संग्रह लिखा। हुआ ये कि हम दोनों की शादी हुई 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2019 में हमारी शादी को 31 साल पूरे हुए। तो 31 दिसंबर को 31 साल पूरे होना ऐसा बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो फिर हमने एक कविता संग्रह निकाला जिसमें 31 कविताएं मालविका की और 31 कविताएं मेरी हैं। ऐसा हम दोनों का साझा कविता संग्रह है, और उसका नाम रखा हमने यूं ही साथ साथ चलते। तो वो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इंडिया टुडे की रैंकिंग में उस साल की सबसे अच्छी 10 कविताओं में भी आया, सब हो गया। फिर अभी हमने जो प्रयोग शुरू किया है, जो आपके सवाल का जवाब है, वो ये है कि अब हम उसको एनेक्ट कर रहे हैं स्टेज पर। तो 1 घंटा 10 मिनट का एक प्ले है, यूं ही साथ साथ चलते। उसमें हमारी 8 कविताओं को संगीतबद्ध किया गया है, और कुछ बहुत अलग शैली में वो नाटक होता है। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमने उसका पहला शो किया था, और अब हम दिसंबर में उसके 4-5 शोज और करने जा रहे हैं। तो आप कभी बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। ज़रूर, थैंक यू। मुझे ध्यान नहीं रहती मैडम, सबसे प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें बड़ा फेसबुक तो नहीं होगी। मैं एक आपको दूसरी कविता सुना देता हूँ, जो हम सबसे जुड़ी हुई है इसलिए सुना रहा हूँ। और उसका शीर्षक है क्लाउड और बादल। क्लाउड और बादल। उस दिन मेरा मोबाइल गुम होने पर किसी ने सलाह दी, अपनी पूरी जानकारी क्लाउड पर रखा करो, सहेज कर रखो उसमें फ़ोन नंबर, पते और फोटो और सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज, ताकि गुम हो जाने पर तुम्हारा मोबाइल ये सब न हो जाए गुम और तुम उसे जब चाहे वापस पा सको। हैरत में था मैं, कितना बढ़िया तरीका है अपनी खोई जानकारी पाने का। लेकिन दूसरे ही क्षण सोच में पड़ गया मैं। याद आया मुझे मेरा बचपन, जब दादी की मृत्यु हुई थी और 4 साल का मैं पूछता था अपने पापा से, कहाँ चली गई दादी मेरी, और पापा मुझे बहलाते कह देते, दादी उधर दूर बादलों में चली गई है। और वो देखती है मुझे वहाँ से। उसके कुछ दिन बाद नाना के जाने पर भी यही बात कही थी माँ ने। और माँ पापा ही क्यों, मैंने भी तो यही कहा था नन्हे अन्नू से पापा के जाने के बाद कि वो देखते हैं तुम्हें दूर बादलों से। और तब नन्हा अन्नू अपनी हर खुशी साझा करता था उनसे, ऊपर हाथ उठाकर
और आसमान की तरफ इशारा करके बोलता था, बाबा। सब कुछ कितना सहज, कितना सरल था। बुजुर्गों का बादलों में चले जाना और हमारा ये मान लेना कि वो हमें देखते हैं। तकनीक ने आज अपना क्लाउड बनाया है, ज़रूरत पड़ने पर ले आते हैं हम वहाँ से अपनी खोई बातें। कोई ऐसा क्लाउड कब बनाएगा जिसमें से वापस आ पाएंगे मेरे पापा, नाना और दादी? पता नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि क्लाउड तो क्लाउड है, बादल थोड़ी है। प्रभा खेतन फाउंडेशन और एहसास वुमेन अहमदाबाद की ओर से मैं प्रकाश पुरोहित आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। खासकर हमारे अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी और उनसे बातचीत कर इस शाम को यादगार बना देने वाली सानिल पारेख जी का हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट हॉस्पिटलिटी पार्टनर द हाउस ऑफ एमजी मंगल बाग और सहयोगी कर्मा फाउंडेशन के भी आभारी है। अब मैं अभय मंगलदास जी को आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद जी का सम्मान करें।